जय हिंद दोस्तों। आज का पॉलिटी का टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे किया गया था, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन और संविधान सभा की कार्यकारिणी और इसके उद्देश्य प्रस्ताव को भी जानेंगे और साथ ही साथ संविधान को लागू किया गया था। और इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। आने वाले आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू किया जा रहा है। देखेंगे कि संविधान सभा की मांग, तो सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग किया गया था, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि संविधान सभा की मांग, इसका इतिहास पर थोड़ा भी। भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन सा विधेयक में किया हुआ था भाई? यह स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग किया था। यह स्वराज विधेयक में 1895 में संविधान के भारत के लिए संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज विधेयक में 1895 में किया हुआ था। और इतना ही नहीं, गांधी जी के द्वारा जो 1922 में कहा गया था, भारतीय संविधान का गठन भारतीयों के द्वारा गठित किया जाएगा। यह भारतीय संविधान का जो सभा का जो गठन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? यह स्टेटमेंट जो था महात्मा गांधी का था दोस्तों, महात्मा गांधी का। यह 1922 में बात बोले हुए थे। वही जो नेहरू के द्वारा जो बात बोली गई थी, नेहरू के द्वारा जो बात बोली गई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट में भी भारतीय संविधान का गठन भारतीयों के द्वारा गठित किया जाएगा, ये भी जो बात किया गया था 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। कौन सी बात कही गई थी दोस्तों? ये भारतीय संविधान का गठन जो है भारतीयों के द्वारा किए जाने की बात कही गई थी। औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता जो थे एम एन राय के द्वारा दिया गया था। औपचारिक रूप से जो है, अनऑफिशियल जिसको बोला जाता है, ये संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में किसके द्वारा दिया गया था? एम एन राय के द्वारा दिया गया था, एम एन राय के द्वारा। और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग करते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में आधिकारिक तौर पर जो है संविधान सभा की मांग का गठन की बात करते हैं। ये भी बात आप हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग किया, जिसमें कोई हस्तक्षेप न हो, जिसमें कोई हस्तक्षेप न हो। ये आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में जो संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन जो है वयस्क मताधिकार पर होने की बात किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, यह किस राजनेता ने संविधान सभा के निर्माण करने के लिए वयस्क के मताधिकार की बात किया हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने किए हुए थे और ये 1938 में किए हुए थे। 1940 अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की इस बात की मांग को पहले आधिकारिक तौर पर क्या कर लिया गया? जो नेहरू के द्वारा जब बात बोली गई थी कि वयस्क मताधिकार जो है वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की निर्माण किया जाएगा, और वो जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की बात को क्या कर लिया गया? इसको स्वीकार कर लिया गया। वही क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1942 में क्रिप्स मिशन और सर स्टेफन फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आता है भारत में? तो स्टेफन फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में आता है, और जो है संविधान निर्माण करने के लिए ये भारत में आया था। क्रिप्स मिशन किस लिए आया था दोस्तों? यह भारत में संविधान निर्माण करने के लिए आया था, जिसे सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस प्रस्ताव में देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन के लिंग की मांग को ठुकरा दिया, और साथ ही भारत में छोटे छोटे राज्य में बांटने की संभावना के कारण कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? नामंजूर कर देता है, और यह क्रिप्स मिशन जो है यह फेल हो जाता है। इधर मुस्लिम लीग जो था ये भी जो मांग को ठुकरा देता है, और कांग्रेस जी है, कांग्रेस ने भी आपको इस प्रस्ताव को, मांग को नामंजूर कर देता है। ये भी बात याद रखेंगे। तो
तो ये क्वेश्चन पूछता है क्रिप्स मिशन किस लिए आता था? भारत में संविधान निर्माण करने के लिए आता है। कब आता है क्रिप्स मिशन? 1942 में। अध्यक्ष कौन था? स्टेफन फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में आया हुआ था। अगले इतिहास की बात करते हैं। इसमें क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजता है। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए बुनियादी ढांचा का स्वीकार कर लिया गया, जिससे संविधान सभा का नाम दिया गया। जो है संविधान का निर्माण करने के लिए जिसका नाम दिया गया बुनियादी ढांचा का, इसको बोलते हैं संविधान सभा नाम दिया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन किस लिए आता है दोस्तों? ये आपको भारत में संविधान निर्माण करने के लिए आता है और इस प्रकार संविधान सभा के नाम से इस बात को जाना गया। चलिए अगले की बात करते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन के सदस्य में स्टेफन फोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 में भारत पहुंचता है। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है? और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है और अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस प्रकार जो है संविधान सभा का गठन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा की गठन। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। यह कैबिनेट मिशन की योजना की सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या कर दिया गया? गठन किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1946 को किया गया था। ये बात तो स्पष्ट तो जान चुके हैं। और इसके तहत जो है बात करते हैं, इसके तहत संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया गया था, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से होंगे और 4 कमिश्नर प्रांत से, जिसमें 4 कमिश्नर प्रांत में दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान को शामिल किया गया था। ये 4 कमिश्नर को शामिल किया गया था और एक तथा 93 सदस्य भारतीय रजवाड़े से यानी देसी रियासत से इसमें शामिल होगा। देसी रियासत से कितने शामिल होंगे? आपको 93 होंगे। और चीफ कमिश्नर कितना था? 4 था। और ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के में जो कितना प्रांत होंगे, कितने लोग होंगे? तो आपको 293 कितने प्रांत से आए जाएंगे? 11 प्रांतों से। कुल सदस्यों की संख्या कितना होगा दोस्तों? 389 सदस्यों का रखा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, इन सदस्यों का आवंटन प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों से उनकी संख्या के अनुपात पर किया जाएगा। मोटे तौर पर जो है 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व का सीट का निर्धारण किया गया था। कितने लाख पर एक सीट का निर्धारण किया गया था? 10 लाख पर एक सीट का निर्धारित किया गया था। प्रत्येक प्रांतों की सीटों की 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया था। सिख में, मुस्लिम और तथा सामान्य वर्गों में 3 सीटों में 3 भागों में जो है 3 समुदायों में बांटा गया था। ये प्रांतों के लिए सीटों के लिए 3 प्रमुख समुदाय में कौन कौन सा? सिख, मुस्लिम और सामान्य वर्गों के लिए रखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। जिसकी संख्या के आधार पर आवंटित किया गया था। जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी उसी के आधार पर इस सीटों का आवंटन किया गया था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व प्रांतीय विधानसभा के एकल संक्रमणीय मत सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। देशी रियासत के जो प्रमुख जो होंगे, देशी रियासत के प्रमुख के द्वारा, जो देशी रियासत के प्रतिनिधित्व होंगे उसका चुनाव देशी रियासत के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान कैसा निकाय था? तो यह संविधान सभा जो था, संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित भी था और आंशिक रूप से मनोनीत भी था। आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत था यह संविधान सभा। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न कराया गया था। 296 सीटों के लिए जो है चुनाव किस मंथ में होता है? तो जुलाई से अगस्त में ये आपको 1946 में संपन्न हो जाता है। और इस चुनाव में कांग्रेस ने 296 में से 208 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल करता है।
मुस्लिम लीग ने जो है 73 सीट जीतता है और स्वतंत्र और छोटे समुदाय मिलकर आपको 15 सीट जीतता है। तो ये आपको 296 सीट में 208 आपको कांग्रेस जीतता है। उसके बाद मुस्लिम में आपको 73 जीतता है और स्वतंत्र कितना 15 जीतता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर जो डाटा दिया गया है इस डाटा को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया था जो सदस्य में इसमें कितने पार्टी ने कितना सीट जीता हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी ने कितना सीट जीता हुआ था 208 सीट जीता हुआ था दोस्तों। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीता हुआ था। यूनिस्ट पार्टी 1 सीट जीता हुआ था। यूनिस्ट मुस्लिम जो आपको 1 सीट जीता हुआ था। यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट जो है 1 सीट जीतता है। कृषक प्रजा पार्टी यह अंबेडकर के पार्टी था 1 सीट जीता है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आपको 1 सीट जीता है। उसके बाद सिख गैर कांग्रेस जो आपको 1 सीट जीतता है। कम्युनिस्ट पार्टी आपको 1 सीट भी जीता है और स्वतंत्र आपको 8 जीतता है और ये सभी मिलाकर कितना हो जाता है 15 सीट जीता गया था। अब यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा का चुनाव व्यस्क के मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। जो ना व्यस्क मताधिकार के द्वारा जो है ये चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इनमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व यहाँ तक कि महिला को भी इसमें शामिल किया गया था। इतने लोगों को जो है इस चुनाव में शामिल कराया गया था। बात करते हैं संविधान सभा में 1946 में संविधान सभा के 1946 में समुदाय पर आधारित प्रतिनिधित्व की बात किया जाए। चलिए किसका प्रतिनिधित्व कितना था। तो हिंदू समुदाय से जो है हिंदू समुदाय से आपको ये जो है 163 समुदाय की प्रतिनिधित्व की बात किया गया था। हिंदू से 163, मुस्लिम से आपको 80 का प्रतिनिधित्व करने की बात किया गया था। अनुसूचित जाति से 31 लोगों की और ईसाई से आपको 6 और पिछड़ी जाति से 6 और सिख से आपको 4 और एंग्लो इंडियन से 3, ठीक है, और पारसी समुदाय से आपको 3। ये अति महत्वपूर्ण ये जानकारी याद रखेंगे। ये संविधान सभा में जो है समुदाय के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व की बात किया गया था। तो हिंदू से आपको कितने दोस्तों 163, मुस्लिम से आपको 80 गो और अनुसूचित जाति से कितने होंगे 31 गो होंगे और ईसाई जाति से 6 और पिछड़ी जाति से आपको 6 और सिख से आपको 4, एंग्लो इंडियन से 3 और पारसी से 3 सदस्य होंगे। तो इस बात से याद रखें एंग्लो इंडियन पारसी से 3 हो गया और सिख से 4 हो गया और 6 किसका हो गया पिछड़ी जाति और ईसाई से 6 हो गया। 31 हो गया आपको अनुसूचित से, मुस्लिम से 80 हो गया और हिंदू से हो गया 163 हो गया। चलिए आशा करते होंगे ये याद हो गया होगा। अब ये भी बात याद रखेंगे दोस्तों, क्या संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल थे और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल था या 2 नेताओं इसमें शामिल नहीं थे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए संविधान सभा में महिला जो शामिल किया गया था तो बात करते हैं दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। तो 15 महिला इसमें शामिल हुई थी दोस्तों। तो चलिए 15 महिला का नाम पढ़ते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो है कहाँ से निर्वाचित हुआ था, निर्वाचित क्षेत्र जो था संयुक्त प्रांत समान से ये जीती हुई थी और सरोजिनी नायडू का प्रतिनिधित्व आपको बिहार से था। सरोजिनी नायडू का प्रतिनिधित्व ये बिहार से था। सुचिता कृपलानी आपको संयुक्त प्रांत से था और राजकुमारी अमृता कौल ये मध्य प्रांत बरार ये समान सीट से जीतती है। मालती चौधरी जो है उड़ीसा से, मालती चौधरी कहाँ से, ये उड़ीसा से जीतती है। रेणुका राय जो है पश्चिम बंगाल से जीतती है, मतलब कि निर्वाचित क्षेत्र था। पूर्णिमा देवी का जो है संयुक्त प्रांत से इनका संबंध जो था, पूर्णिमा देवी का संयुक्त प्रांत से थी। और लीला राय का जो है लीला राय है पश्चिम बंगाल से और हंसा मेहता आपको बम्बई से। कमला चौधरी आपको संयुक्त प्रांत से और जी दुर्गाबाई आपको मद्रास से। अंबु स्वामीनाथन ये आपको मद्रास से। एनी मैस्क्रीन जो है त्रिम्बेकोर कोचिंग यूनियन से इनको निर्वाचित क्षेत्र था। और बेगम एजाज रसूल जो है संयुक्त प्रांत मुस्लिम से थे और ये एकमात्र मुस्लिम थी। बेगम एजाज रसूल जो है संविधान सभा में जो है एकमात्र मुस्लिम का नाम बेगम एजाज रसूल, ये कहाँ से, संयुक्त प्रांत से। और दक्षिणानी बेलियोन जो थी, दक्षिणानी बेलियोन जो थी आपको मद्रास से, ये आपको निर्वाचित इनका क्षेत्र था।
तो आशा और उम्मीद करते होंगे इनको याद हो गया होगा। चलिए एक बार आपको फिर से आपको बात करते हैं कितने महिला इसमें शामिल थी। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, मालती चौधरी, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रे, हंसा मेहता, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल और दक्षिणानी बेलायुद्दीन। ये आपको 15 महिला संविधान सभा में शामिल थी। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें इस नोट में देखेंगे संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से हंसा मेहता, आपको राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये प्रमुख थी लोग। ये सारा चीज को आप लोग देख लेंगे, यही सब 15 महिला शामिल किया गया था। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की कार्य प्रणाली। इसकी कार्य प्रणाली कैसा था? संविधान सभा में तो निर्वाचित तो हो जाते हैं, अब ये काम कैसा करना शुरू कर देता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। और ये नई दिल्ली में स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में किया गया था। काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय में 9 दिसंबर 1946 को आपको दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया जाता है और अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के पद पर बनाया गया था। और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे, सभा के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और ये जो परंपरा जो है, ये जो फ्रांस के परंपरा के तर्ज पर आपको सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व ने पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। अतः संविधान सभा की पहली बैठक में कुल सदस्यों की संख्या 207 लोग भाग लेते हैं। तो पहली संविधान सभा की बैठक में कितने लोग आए थे? तो 207 लोग आया हुआ था। और ये जो है बहुत ही कम प्रतिनिधित्व था। इस चीज को देखते हुए, है ना, इस चीज को देखते हुए आगे की जो बैठक की कार्रवाई फिर से परमानेंट के लिए किया गया था। तो 11 दिसंबर को जो है, याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी की बैठक किया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया और एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा भी जाता है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एस सी मुखर्जी को। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एस सी मुखर्जी को बनाया गया था। और सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार आपको बी एन राव को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव से। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन अब बनता है। तो 9 दिसंबर को आपको अस्थायी रूप से किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को जो होता है, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? एस सी मुखर्जी को। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव को जो है ना, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये आपको बात देख रहे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रस्तावना में। उद्देश्य प्रस्तावना देखेंगे, नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव इस चित्र में प्रस्तुत करते हुए आपको बताया गया है। तो 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताएंगे कि संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? तो नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। और जिसे संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद क्या होता है कि संविधान निर्माण कार्य करना शुरू हो जाता है। और इसी प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दे दी गया। आगे चलकर जो है संविधान के प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान के संहिता हुआ, मतलब कि शामिल हो जाता है इसमें। ये बात याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? नेहरू के द्वारा। तो कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और इनमें से कही गई प्रमुख बातें की बात करते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें कही गई थी?
इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में एक संघीय राज व्यवस्था की परिकल्पना किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में संघीय राज व्यवस्था की परिकल्पना किया गया था। इसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाई के पास होगी। इसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? स्वायत्त इकाई के पास होगी। और प्रभुता जनता की होगी। संप्रभुता जो किसके पास होगी? ये पावर किसके पास होगी दोस्तों? ये जनता के पास होगी, जनता के पास। दूसरी बात करते हैं, इसमें दूसरी प्रमुख बातें, भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, अवसर और कानून के समक्ष समानता, विचार और व्यक्ति विश्वास, आस्था, संगठन बनाने का कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी, ये आपको उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इतना ही नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और जनजाति क्षेत्रों और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त जो है सुरक्षा की बात भी किया गया था। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्रीय भारतीय राज्यों को शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र और तथा अन्य क्षेत्र जो सभी शामिल होना चाहेंगे, जिसको इसमें शामिल होना चाहेंगे, शामिल हो सकते हैं, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। अगर पाकिस्तान चाहे, बांग्लादेश चाहे, ऐसा कोई भी देश चाहता है तो हमारे भारत में शामिल हो सकता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बातें थी। इतना नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी बात कही गई थी दोस्तों, भारत को एक प्रभुत्व राज्य के रूप में पहचान और विश्व शांति पर बल दिया गया था। विश्व शांति पर भी बल दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इस प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जो है 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू के द्वारा। लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा ने स्वीकार कर लेता है? 22 जनवरी को संविधान सभा ने स्वीकार कर लेता है सर्वसम्मति से। इस प्रस्ताव के तहत संविधान का प्रस्तावना का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। जब ये प्रस्तावना को जो है स्वीकार करने के बाद 22 जनवरी को, उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना के निर्माण कार्य शुरू किया गया और कहा गया है कि भारत एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद भारत संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने के लिए अनेक समितियां का गठन करता है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति करने के बाद संविधान निर्माण करने के लिए अनेक समितियां का गठन किया गया था। कुछ बड़ी भी थी, कुछ छोटी भी समितियां थी, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे बड़ी समितियां और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? संविधान सभा के बड़ी समितियां पर बात करते हैं और उसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति में कुल सदस्यों की संख्या, ये बड़ा यूनिक बात बताया गया है, 9 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति में कितने सदस्य थे? 9 थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति में 15 सदस्य थे, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी कर रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति में 25 सदस्य थे, जिसमें वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल। इसमें सदस्यों की संख्या कितना था? प्रांतीय वाला में 25 था और संघीय में कितने था? 15 था। और संघीय शक्ति में आपको 9 था, ये भी बात याद रखेंगे। और प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया था। वही बात करते हैं मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति में कुल सदस्यों की संख्या 54 था, 54। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसको बनाते हैं? मूल अधिकार उप समिति में जेपी कृपलानी को बनाया गया था। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जेपी कृपलानी को। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है? एससी मुखर्जी को बनाया गया था। और ये बातें हमेशा याद रखना। मूल अधिकार में उप समिति आपको जेपी कृपलानी, अल्पसंख्यक में उप समिति पूछेगा, एससी मुखर्जी को बनाया गया था। वही बात करते हैं प्रक्रिया नियम में किसका अध्यक्ष बनाया गया था? किसको अध्यक्षता कर रहे थे? प्रक्रिया नियम। तो ये नियम कानून वाली बात करते हैं, तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और राज्य के लिए समिति, राज्य से समझौता करने वाली, राज्य के लिए समिति जो राज्य से समझौता करने वाले के अध्यक्षता किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। राज्य के लिए समिति जो राज्य से समझौता करने वाली, जिसकी अध्यक्षता
डॉक्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो ये सबसे बड़ी समितियां थी। अब बात करते हैं छोटी समितियां के, जिसके अध्यक्ष सदन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सदन समिति के पट्टाभी सीतारामैया। सदन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया था? के एम मुंशी को बनाया गया था। के एम मुंशी को कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया था। और वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, वित्त और कर्मचारी यानी स्टाफ समिति का अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज या तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। पारो समिति की जांच करने के लिए विशेष समिति, पारो समिति की जांच करने के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था। पारो समिति की जांच करने के लिए विशेष समिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और बात करते हैं संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जेबी मालवंकर कर रहे थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जेबी मालवंकर। और प्रत्ययन कॉन्स्टिट्यूडियल समिति, प्रत्ययन जो है समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर को बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस बरदाचारी को बनाया गया था। इस बरदाचारी ये सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, इस बरदाचारी को। भाषाई प्रांत के आयोग, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? एसके डर को बनाया गया था। एसके डर या एसके धर को बनाया गया था। प्रमुख आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, प्रमुख आयुक्तों के प्रांतों के लिए मुख्य आयुक्तों प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पट्टाभी सीतारामैया जी को बनाया गया था, पट्टाभी सीतारामैया को। प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? उषानाथ सेन को। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन को बनाया गया था। नागरिक पर तदर्थ समिति एस बरदाचारी को बनाया गया था। नागरिक पर तदर्थ समिति जो है एस बरदाचारी को बनाया गया था। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान से संबंधित समिति नलिनी रंजन सरकार को क्या बनाया गया था? संघीय सरकार के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समितियां बनाया गया था। देख रहे हैं ना, इतना इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको एक लाइन में पूरा चीज समझा दिया गया है। आप इसको एक बार अपने स्तर से पढ़ लेंगे, एक बार और देख लेंगे, इसको देख लीजिए, इसको चलिए इसको याद कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा की स्थिति के 3 परिवर्तन देखेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा की जो है स्थिति की में 3 परिवर्तन क्या क्या किया गया था। चलिए बात करते हैं। पहला, संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय बनाते हुए कोई भी संविधान बनाने तथा भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाया गया था या ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो कानून को पारित किया गया था, उस कानून को क्या कर निरस्त करना या समाप्त करने पर भी अधिकार मिल जाता है। और इतना ही नहीं, दूसरी बात, संविधान सभा को यह विधायिका भी बनाएगी जिसे संविधान सभा बनाने के साथ साथ देश के लिए विधि बनाने की भी शक्ति दी गई थी। और इस प्रकार संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा विधायिका दोनों रूपों में काम करेगा। संविधान सभा जो है ये विधायिका के रूप में काम करेगा। 26 नवंबर की बात किया गया था। और तीसरी बात ये बात बताई गई थी कि देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों के सभा से अलग होने के कारण संविधान सभा में 31 अक्टूबर 1947 में पुनर्गठन किया गया, जिसमें 31 दिसंबर 1947 को सदस्यों की संख्या 389 से घटकर कितना हो गया? 299 हो गया। और भारतीय प्रांतों की संख्या 229 हो गया। देशी रियासतों की संख्या कितना हो गया? आपको 70 हो गया। जब यह मुस्लिम लीग जो है यहाँ से निकल जाता है, अलग होता है, तो कितना हो जाता है? 389 में से घटकर आपको कितना हो जाता है? आपको 299 हो जाता है, 299।
और प्रांतों के लिए 229 हो गया, देशी रियासतों में 70 हो जाता है। देशी रियासत में कितना हो गया संख्या? 70 हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण बात ये बताया गया है संविधान सभा के द्वारा किया गया प्रमुख काम। तो चलिए काम क्या अपनाया गया था, क्या ग्रहण किया गया था, यह संविधान सभा के द्वारा प्रमुख काम पर बात करते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा ने अपना लिया था। तो ध्वज को, भारतीय ध्वज को जो कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। बात याद हो गया। 29 मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण स्थापित हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रमंडल में भारत कब शामिल हुआ था? तो मई 1949 में। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, जो भी आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दोनों एक दिन ही अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो 3 एक्सीडेंट जो है, 3 ये घटनाएं जो है आपको 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसके लिए संविधान सभा में कुल कितने बैठक किया गया था? तो संविधान सभा में कुल बैठकों की संख्या कितना? तो आपको 11 है ना, बैठकों की संख्या 11। और इस पर कितने बहस हुआ है, कितना दिनों तक बहस हुआ है संविधान में? 111 दिन तक बहस हुआ है। और संविधान बनाने में कितने खर्चा रुपया लगा है? तो 64 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 64 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक किया जाता है। 24 जनवरी, सब क्वेश्चन पूछ लेता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रगान को अपनाया जाता है, राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी आपको 24 जनवरी को होता है। और इस प्रकार जो है ये आपको अंतिम बैठक को बढ़ावा आपको बैठक भी बात बोली जाती है। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से आपको 1951 और 52 में हुए आम चुनाव के बाद होने वाले नए संसद का निर्माण भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगा। जो देश में जो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। 1951-52 में, जिसमें नया संसद के रूप में काम करेगी, ये बात बताई गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रारूप समिति की बात करते हैं। चलिए, प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कितने सदस्य थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 लोगों को दे दिया प्रारूप समिति में, लेकिन इसमें जो है 7 लोग, इसमें जो है 8 लोग थे ना। 8 लोग इसलिए है दोस्तों, अब आपको बताइए भाई, हम तो पढ़े हुए, आपके दिमाग में आता होगा भाई हम तो पढ़े हुए हैं 7 गो, यहाँ पर फोटो में है 8 गो। 8वां इसलिए है, एक व्यक्ति जो थे जिनका मृत्यु हो गया, इनका भी व्यक्ति का फोटो दे दिया, इसलिए 8 लोग दे दिया है। लेकिन संविधान सभा में कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितना था? अम्बेडकर को मिलाकर आपको 7 थे। चलिए प्रारूप समिति के बारे में जान लेते हैं। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भैया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति जो संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया था 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और बात करते हैं समिति के प्रमुख कार्य, नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। और इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 था। चलिए बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एन गोपालास्वामी अयंगर जो है प्रारूप समिति के सदस्य में शामिल थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, चौथे व्यक्ति के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सददुल्ला और एन माधवराव के स्थान पर जो है BL मित्रा लेते हैं। एन माधवराव के स्थान पर कौन आते हैं?
तो बी एल मित्रा थे। टीटी कृष्णचारी के 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद स्थान लिया था। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आता है? टीटी कृष्णचारी आते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। संविधान सभा में 7 लोग थे जिनके बारे में नाम हम लोग पढ़े। बात करते हैं, नोट में बताया गया है संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था भैया? बंगाल प्रांत से हुआ था। जब भारत का विभाजन होता है तो बंगाल प्रांत कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। लेकिन विभाजन के कारण पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए पुनः निर्वाचन अंबेडकर का बम्बई जो है पूना संसदीय क्षेत्र से हुआ और पूना सीट से कांग्रेस के जो है प्रत्याशी एम आर जयकर से त्यागपत्र दिलवाकर वहां पर चुनाव कराया गया था। तो कांग्रेस के जो नेता थे, जो एम आर जयकर से त्यागपत्र दिलाकर पूना के सीट से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल किया गया था। प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों के द्वारा प्रस्तावित विचार करने के बाद भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। बहुत अच्छी बात है। प्रारूप समिति के द्वारा जो बात विचार रखा गया, वो जो विचार जो है देश के लिए लागू किया गया, मतलब कि देश के लिए रखा गया था और उस पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रारूप समिति जो तैयार किया गया था, अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करता है। अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है दोस्तों? तो आपको 21 फरवरी 1948 को, 29 अगस्त 1947 को तो आपको इसमें शामिल होता है। रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करता है 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति के प्रकाशन के बाद, प्रारूप समिति के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में भारत के लोगों के प्रारूप पर चर्चा करने या संशोधन करने के लिए 8 माह समय दिया गया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये प्रारूप समिति जो प्रस्तुत किया गया था 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित कर लिया गया था। तो इसमें क्या, प्रकाशित करने के बाद संविधान में भारत के लोगों को प्रारूप पर चर्चा करने के लिए या संशोधन करने के लिए कितने माह का समय दिया गया था? 8 माह का समय दिया गया था। लोगों को सुझाव आलोचना पर विचार करने के बाद समिति जो है 26 अक्टूबर 1949 को दूसरा प्रकाशन करता है। पहला प्रकाशन आपको 21 फरवरी को और दूसरा प्रकाशन आपको 26 अक्टूबर 1949 को, 26 अक्टूबर 1948 को ही करता है। 26 अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप समिति के द्वारा जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अति महत्वपूर्ण ये जानकारी था दोस्तों। चलिए बात करते हैं संविधान सभा के बैठक जो है 3 बैठक किया गया था, वाचन किया गया था। प्रथम वाचन जो है संविधान सभा की प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक आपको प्रथम वाचन चलता है दोस्तों। दूसरा वाचन जो 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला हुआ था। 1948 से लेकर 1949 तक चला हुआ था। 15 नवंबर 1948 से लेकर आपको 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। तीसरा वाचन है 14 नवंबर से लेकर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है और ये सबसे लंबा वाचन होता है। तो तीनों में सबसे लंबा वाचन आपको तीसरा वाचन है। तीसरा वाचन कब से कब तक? तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक और 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चला हुआ था, 49 में तक चला हुआ था। और प्रथम जो वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला हुआ था। सबसे छोटा वाचन आपको यही है, पहला ही वाचन जो है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे तीसरा वाचन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने, देखेंगे तीसरा वाचन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पार्ड प्रस्ताव पेश किया था और इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा तीसरे ही वाचन में कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पार्ड को जो है संविधान सभा, इस प्रस्ताव को जो पारित किया हुआ था 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तथा और उसी दिन संविधान सभा ने क्या कर लिया, अंगीकृत कर दिया गया था। संविधान सभा को कब कर लिया गया?
अंगीकृत कर लिया 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन संविधान सभा ने कितने इस दिन जो है कितने संविधान सभा में लोग उपस्थित थे, कितने संविधान सभा में सदस्य उपस्थित हैं? तो 284 सदस्य उपस्थित हैं और जिसे संविधान पर सिग्नेचर किया था। तो क्वेश्चन पूछता है संविधान ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कितने लोगों ने साइन किया? तो 284 लोगों ने साइन किया था। कितने लोगों ने? तो 284 लोगों ने साइन किया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान का लागू होना। चलिए संविधान का लागू 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मन के एडॉप्ट कर लिया, मन के हम मानते हैं। तो कब मानते हैं? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भाषा, 8 गो अनुसूचियां, 12 में कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। तो पूर्ण जो है संविधान को लागू किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी को पूर्ण लागू किया गया, पूर्ण रूप से जो लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया? अंगीकृत किया गया, यानी हम आपको अपनाते हैं। लागू आपको 26 जनवरी 1950 को हो जाता है। अब बात करते हैं संविधान के कुछ प्रावधान है, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और संक्रमणकालीन प्रावधान। ये जो है बात करते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल जो था? 5, 6, 7, 8 आर्टिकल, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है कौन कौन से लागू जो है आर्टिकल किया गया था। तो यही आर्टिकल आपको याद रखेंगे। तो देखिए याद करने का तरीका 5 से लेकर आपको 9 तक, 9 के बीच में आपको 60 याद कर लेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60, उसके बाद 300 पर आ जाइए। 324, 60, 324 हो गया, 60, 324। अब देखिएगा 366, 367, 367, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, लास्ट में 91, 92, 93। तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9 एक खर्चे में डालिए, उसके बाद 60, उसके बाद 324, उसके बाद 366, 367 और 79, 80, 379, 80, 388, 391, 92, 93। तो इतना जो है 26 नवंबर 1949 को ये लागू कर दिया गया था। उसी दिन से बात करते हैं संविधान के विशेष प्रावधान। 26 नवंबर 1930 को ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान की बात किया गया था। और इस दिन को 26 नवंबर 1930 को ऐतिहासिक दिन याद करते हुए 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया था। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी एडॉप्ट किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। मूल संविधान में 22 को भाग, 395 आर्टिकल, 8 गो अनुसूचियां, वर्तमान में 12 गो अनुसूचियां वही है। और अनुमानतः जो है 370 गो आर्टिकल हो चुका है, 370 गो अनुच्छेद हो चुका है, 22 गो भाग है और भागों में विभाग किया है। 22 भागों में 25 गो भाग हो चुका है, 22 भागों में उपखंड बनाया गया है, 12 गो अनुसूचियां बढ़ चुका है, 12 गो अनुसूचियां। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान निर्माण में लगभग जो है 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है। तो ये भारतीय संविधान जो बना हुआ है इसमें कुल कितने देशों का अवलोकन किया गया, कितने देशों का संविधान को पढ़ा गया? 60 गो देशों का संविधान पढ़कर बना है अपना संविधान। और बात करते हैं संविधान सभा के सचिव पूछेगा, तो संविधान सभा के सचिव कौन? HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव पूछेगा तो क्या बताओगे? तो HBR अयंगर को सचिव बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक या मुख्य वास्तुकार या आधुनिक युग का मनु बोला जाता है। आधुनिक युग का मनु
अंबेडकर को भारत का शिल्पकार, क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत में आधुनिक के संविधान के निर्माता या जनक या मनु भी बोला जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य थे। संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य जो थे के.एम. अय्यर, ए.के. अय्यर, हृदयनाथ कुरंजू, के. संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोफेसर के.टी. शाह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यह गैर कांग्रेसी सदस्य थे। ये सब लोग गैर कांग्रेसी सदस्य। डॉक्टर संविधान सभा के द्वारा हाथी को चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा किस चिन्ह को, प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था? हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। संविधान सभा का सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से लोग प्रतिनिधित्व आए हुए थे। संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में किस प्रांत से सबसे ज्यादा? तो संयुक्त प्रांत से लोग आए थे। कितने लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था? 55 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। और बिहार से संविधान सभा में कितने लोग प्रतिनिधित्व किया था? तो 36 लोगों ने। तो भाई साहब, बिहार से 36 लोगों ने भाग लिया था, 36 लोगों ने। और संयुक्त प्रांत से 55 लोगों ने। बिहार से 36 लोग ने। और उसके बाद संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मैसूर जो है 7, मैसूर से। और देसी रियासत है, यहाँ पर बात करते हैं यार कि देसी रियासत से सबसे ज्यादा मैसूर से आते हैं। और उसके बाद ट्रावंकोर से 6 आते हैं। देसी रियासत से आपको कौन सा सबसे ज्यादा, किस देसी रियासत से आते हैं? तो मैसूर से सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर ट्रावंकोर जो है 6 आते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। एकमात्र जो है रियासत जो था हैदराबाद रियासत थी, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद के जो है देसी रियासत जो था ये संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया। और ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा देसी रियासत जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो यही आपको हैदराबाद जो है ये आपको भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के बारे में ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो क्वेश्चन पूछ लगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसका ये पुस्तक है? ग्रैनविल ऑस्टिन का है। देखिए क्या लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। ये आपको ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपने पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी गई है। भारतीय संविधान के मुख्य सुलेखक कौन थे? मतलब कि इसको लिखने वाले, हाथ से लिखने वाले कौन थे? कोलियोग्राफर जो बोलते हैं, कोलियोग्राफर कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा। तो यह सुलेखन, हाथों से लिखने का काम कौन किया था? ये भारतीय संविधान का जो हाथों से लिख कर ये आपको कौन किए थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा ये सुलेखन का काम किए थे, लिखने के काम किए थे हाथों से। अब बात करते हैं दोस्तों मूल संविधान यानी जो ओरिजिनल संविधान जो था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जो शांति निकेतन के कलाकार थे, जो सुंदर चित्रों और आकृतियों से सुशोभित किया हुआ था। तो मूल संविधान में नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा को जो है सुंदर कृतियां और कलाकृति के लिए इसको सुशोभित किया, उसको डिजाइनिंग दिया हुआ था। कौन? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। और सुलेखन का काम कौन किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा। ये कंफ्यूज नहीं करना है। अब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन, मूल संविधान को जो है हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है कौन किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। तो ये भारतीय संविधान जो लिखा गया इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कौन करते हैं? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया है। नोट में 2015 में भारत सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा कर दिया। तो ये 2015 से जो है आपको 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख चुके हैं यह संविधान के निर्माण में कैसे प्रावधान किया गया था। अब ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रहेंगे तो ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो देखकर इस
वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो है संविधान के निर्माण टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 था। तो इस प्रकार से यह आज का क्लास जो है द एंड होता है और द नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का निर्माण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगला टॉपिक जो होगा आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रस्तावना की बात किया जाएगा।